Hello everyone, I hope you're doing well. So, as you already know कि हम लोग आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी इन सब की ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली हमने प्रोफेशनल एबिलिटी और टीजीटी में साइंस को कवर किया है। पीआरटी के लिए भी जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस था वो हम सारा सिलेबस वाइज भी और साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम प्रिपेयर कर चुके हैं। बट आई हैव ऑब्जर्व कि हमने फीमेल असिस्टेंट टीचर्स जो जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो नहीं किया। सो टुडे दिस इज द वीडियो फॉर फीमेल असिस्टेंट टीचर की जिन्होंने वैकेंसी फिल करी है, ठीक है। सो दीज आर टॉप 35 क्वेश्चंस और बेसिकली सिलेबस मिलता जुलता ही है। तो अगर आपको प्रोफेशनल एबिलिटी की तैयारी करनी है सो आई बी पुटिंग इट एट द एंड, ठीक है। तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक बच्चा है, उसकी मेंटल एज है 12 साल, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है 10 साल, तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो द आंसर इज 120। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है जी। देन वी हैव, देखो ऐसे करेंगे, mental age is 12 upon chronological age is 10 into 100, so this will be cancelled out, the IQ will be 120, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्स्टन क्रिटिसाइज स्पीयरमैन जी एंड प्रपोज्ड। देखो थर्स्टन स्पीयरमैन ने ना दो फैक्टर्स दिए थे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। एस फैक्टर होता है कोई बच्चा स्पेसिफिक चीजों में अच्छा है, और जी फैक्टर का मतलब होता है जनरलाइज, जो बचपन से उसने मिला है। तो किस में उसने क्रिटिसाइज किया था, कौन सी थ्योरी दी थी? सारी थ्योरीज भी चैनल पर है, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पर। इन गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एसओआई मॉडल द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस कितनी दी थी? दैट इज 150, ठीक है। एक टेस्ट विच यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम, एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर धीरे धीरे रिजल्ट आते हैं टाइम के साथ, इज सेड टू हैव, कैसा होता है वो? रिलायबल होता है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या यूटिलिटी, सो इट इज मोर रिलायबल। स्टर्नबर्ग ने ट्राई की थ्योरी दी थी, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस नहीं थी? एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल या इमोशनल? सो इमोशनल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट इज लर्निंग। लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग स्टेट्स दैट प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। ऐसे रिस्पॉन्सेज जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, आपने दो क्वेश्चंस कर लिए और आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उसको फिर से रिपीट करते हो, आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पनिशमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। सो बेसिकली रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन, जो भी रिस्पॉन्सेज से आपको सेटिस्फाइड फील होता है वो चीज का आप ज्यादा करते हो। दैट इज दैट इज योर लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। देन इसका आंसर तो अब आपने देख ही लिया, पर हम क्वेश्चन चेकआउट करेंगे सारे। एक्सटिंक्शन इन क्लासिकल कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग में बिल्कुल एक्सटिंक्शन हो गया है। कब होता है? बेसिकली जब कंडीशनड रिस्पॉन्स वीक होने लगता है। लेटेंट लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज इमीडिएटली विजिबल, आपको दिख रही है। लेटेंट का मतलब होता है साइड बाय साइड, ठीक है। तो लर्निंग अकर्स विदाउट reinforcement, so learning occurs without reinforcement but is shown later, आपको दिखेगी पर थोड़े टाइम बाद दिखेगी। which schedule of reinforcement produces the highest resistance to extinction? ऐसा कौन सा शेड्यूल आप करेंगे reinforcement का जिसमें बच्चा एक्सटिंक्शन बिहेवियर नहीं दिखेगा? that needs to be variable ratio, ratios जो होनी चाहिए वेरिएबल होनी चाहिए, तब जाके। इन रूनर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन द इनएक्टिव मोड, इनएक्टिव मोड का क्या काम है? एक्शन के थ्रू करा रहे हैं, इमेजेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू या फिर लैंग्वेजेस के थ्रू? सो द करेक्ट आंसर इज थ्रू एक्शन। पियाजे ने हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग दी थी। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अब कॉम्प्लेक्स लेवल तक पढ़ना अब आ गया है, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया था एसपी को? एसपी इन कमांडो फोर्स, तो द आंसर विल बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देन वी हैव, एक चाइल्ड है, उसको दिख नहीं पा रहा है, यू कैन नॉट सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, वो दूसरे के बच्चे की पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पा रहा है, तो पियाजे के अकॉर्डिंगली वो कौन से स्टेज पर है? सेंसिटिव। देखो सबसे ज्यादा बच्चे ना प्री ऑपरेशनल स्टेज पे ईगोइस्टिक होते हैं, सेल्फिश होता है, सो दैट इज प्री ऑपरेशनल। एरिक्सन की स्टेज में
जेनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन कब आती है? तब आती है स्टेग्नेशन जब पर्सन क्या होता है, मिडिल एडल्टहुड में चला जाता है। क्रिटिकल पीरियड किसे बोलते हैं? देखो, क्रिटिकल पीरियड वो होता है जिसमें ना बच्चे की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, ना कि रिग्रेशन हो रहा है या स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, व्हेन मैक्सिमम ग्रोथ अकर या सेंसिटिव स्टेज व्हेन द एनवायरनमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट। यस, ग्रोथ तो हो रही है, बट एक ऐसी स्टेज जहां पे इन्वायरमेंट उसकी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर है। तो देखो, दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, बट द बेस्ट आंसर वुड बी बी। कोलबर्ग की हाईएस्ट स्टेज कौन सी, किस पे बेस्ड है? अवॉइडिंग पनिशमेंट। हाईएस्ट स्टेज में पनिशमेंट और लॉ और ऑर्डर की बातें नहीं आती, दैट इज यूनिवर्सल, उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स ज्यादा डेवलप कर जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। रॉजर्स ने एम्फोसाइज किया किस कौन सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे? अनकॉन्शियस, जो बिना सोचे समझे मोटिव्स पर सोशल समाज से जो रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बच्चे को पता होना चाहिए वो खुद एक्चुअलाइजेशन हर चीज के लिए फील करे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कोई कंडीशनिंग से वो पॉजिटिव रिगार्ड नहीं कर रहा, अनकंडीशनल। एक पर्सनालिटी असेसमेंट है टैट, विच इज थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। किसको मेजर करने के लिए यूज होता है? इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड नीड्स, या फिर कम्युनिकेशंस। सो दैट इज अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड नीड। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो हर बच्चे के अपने अपने डिफरेंसेस है। ठीक है, एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो हो सकता है कि थोड़ा दूसरा बच्चा एवरेज हो। ठीक है, तो तीसरा बच्चे का आईक्यू थोड़ा और कम हो, राइट? या कोई किसी और चीज में अच्छा हो। सो हर चिल्ड्रन को एक जैसा बढ़ाए हेरिडिटी की वजह से। दीज आर ड्यू टू द हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड इंट्रैक्शन, विच इज करेक्ट। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वेयर अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू अदर्स। ऐसा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जहां पे अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को एट्रीब्यूट किया जाता है दूसरों से, दैट इज प्रोजेक्शन। हम अपनी फीलिंग्स थोप रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विद, किससे सबसे ज्यादा लिंक है? कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ। क्रिएटिविटी में ना हम कभी भी कन्वर्ज नहीं करेंगे। कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही चीज पे आगे आप मिल रहे हो। तो ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए जिसमें ओपन एंडेड आंसर्स पूछे जाए। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स सोची जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। Dallas cons of experience emphasizes, देखो ये सीधा ही समझ लेते हैं, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस आर द मोस्ट इफेक्टिव। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके अंदर बच्चा खुद चीजों को करके देख रहा है, सो दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस टू हैव। ठीक है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द रोल ऑफ टीचर इज, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करें। ठीक है, सो दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर होगा फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू सुटेबल सिंबल्स, मैसेजेस को सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज डिकोडिंग, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन या फीडबैक। सो करेक्ट आंसर इज इनकोडिंग। In classroom communication, the most crucial element ensuring effectiveness, सबसे बढ़िया एलिमेंट क्या है? लेंथ ऑफ मैसेज, नॉन वर्बल क्यूज, अथॉरिटी ऑफ टीचर। टीचर की अथॉरिटी है, बट द मोस्ट इज नॉन वर्बल क्यूज, जो आप बिना बताए बता रहे हो, सब हिंट्स दे रहे हो, सब फीडबैक्स दे रहे हो, दे आर बेस्ट। रेमीडियल टीचिंग कब देनी चाहिए? देखो, रेमीडियल हम रेमेडी कब देते हैं? जब कोई बच्चे को डिफिकल्टी आएगी, या आपको जैसे हमें कोई डिफिकल्टी आ रही तो हम उसके, ये कोई कहते हैं ना घर में कोई नुस्खा, सो दैट इज रेमेडी। तो रेमेडी अब कब दोगे? जब कोई प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टीज होगी और जहां पे उसे एडिशनल हेल्प चाहिए होगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्स्ट बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टीएलएम। ठीक है। What is the, which of the following is not an advantage of multimedia? Multimedia TLM यानी आपके लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्क्रीन्स हो गई, ये एडवांटेज नहीं है। अटेंशन स्पैन इंक्रीज कर रही है, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन टाइम, या कैन बी इंट्रैक्ट। देखो, सेव तो नहीं कर रही है प्रिपरेशन टाइम, टाइम तो लगता है उसमें, राइट? अब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, जहां पे ऐसी क्लासरूम जहां पर हर बच्चा बेसिकली अलग अलग डाइवर्स रीजन से बिलोंग करता है, अलग अलग भाषाएं बोलता है, तो किस में हेल्प कर रहा है? एलिमिनेट की मदर टंग बोलनी नहीं है, सपोर्टिंग द लर्नर
prior knowledge in different languages, support करना है बच्चे को, so that is the correct. confuse करना है student को या reducing cultural knowledge will be the wrong. वो एचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ना, या फिर पावर पॉइंट, किसका एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल विजुअल, दे आर विजुअल, बेसिकली बच्चे देख के पढ़ रहे हैं, ऑडियो एड सुन तो रहे नहीं है, मॉडल को ही आप दिखा नहीं रहे। 30 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं, still 5 questions are left. If you are finding this video productive, so do like, share and subscribe, और जरूर ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिएगा ताकि आपकी फ्रेंड की भी हेल्प हो जाए। एक टीचर है जो कि लो कॉस्ट मॉडल प्रिपेयर कर रही है साइंस टीचिंग के लिए, तो वो रट्टा मरवाना चाहती है, लर्निंग बाय डूइंग करा रही है, एक्सक्लूसिव टेक्स्ट बुक या फिर लेक्चर मेथड। सो करेक्ट आंसर इज लर्निंग बाय डूइंग एंड रिसोर्सफुलनेस। अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर एक टीचर मॉडिफाई कर रही है अपने कंटेंट को स्पेसिफिकली डिसलेक्सिक बच्चे के लिए, तो डिसलेक्सिक बच्चा होता है जिसको रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो इंक्लूसिव, यस शी इज इंक्लूडिंग और ही इज इंक्लूडिंग दैट पर्सन। ठीक है, रिजिड तो नहीं है, चेंज ही नहीं करना, पीयर टीचिंग बच्चा कोई पढ़ा नहीं रहा, डायग्नोस वो कुछ कर नहीं रही है, कुछ भी डायग्नोस्टिक हो नहीं रहा है। डायग्नोस्टिक कब होता है? समेटिव में ना कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं रहती है। ठीक है, आपने पेपर करवाया, बच्चे ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा, बच्चा अब अपनी अगली क्लास में। समेटिव में जैसे कि आपने सिर्फ टेस्ट करना है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या पढ़ा या 6 महीने में क्या पढ़ा, पर जब आप फॉर्मेटिव टेस्ट ले रहे हैं, बार बार आपने ऐसे टेस्ट क्रिएट करे जिसके अंदर बच्चे का टेस्ट लिया, अगले दिन फिर टेस्ट लिया, फिर टेस्ट लिया, इससे क्या होगा ना, बच्चे उस चीज को पढ़ के भी आएंगे और रेमिडियल टीचिंग भी हो जाएगी साथ में। बेस्ट वे टू हैंडल कल्चरल डाइवर्सिटी, तरह तरह के डाइवर्स बच्चे आपकी क्लास में हैं, एक ही कल्चर फॉलो करने को कहेंगे, स्टूडेंट्स को इग्नोर करेंगे, वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स मल्टीकल्चरल, अलग अलग भाषाओं में बच्चे बात कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से भी सीखेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है लेक्चर मेथड का? टाइम बचा देता है, स्टूडेंट पैसिव रहते हैं, कोई ट्रैक्शन नहीं होता, नो प्रिपरेशन, टीचर्स है। देखो लेक्चर मेथड है, टीचर आया बोला और चला गया, इसमें एक्टिव कौन था? खुद सोचिए, एक्टिव कौन था? टीचर, ठीक है, और पैसिव कौन था? बस बच्चों ने सुना और इंटरेक्शन तो हुई नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाई स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव, एंड स्टूडेंट्स शुड नॉट बी पैसिव, दे शुड ऑलवेज बी एक्टिव लर्नर्स। एक टीचर के लिए वेट टाइम आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन अराइजेस क्या है? स्टूडेंट की साइलेंस, स्टूडेंट का कॉग्निटिव एंगेजमेंट, क्लासरूम डिसिप्लिन, इंडिसिप्लिन या रोल। देखो टीचर ने ना बच्चों को बोला, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute टू थिंक, राइट? नोबडी इज गोइंग टू टेल द आंसर क्विकली। सो इसका मतलब बच्चे को चाह रही है टीचर की भाई वो एंगेजमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगाए और क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स दे। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी दे दे, राइट? तो जल्दी देने से अच्छा क्वालिटी दे, राइट? सो दीज वर 35 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। If you find this video productive, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.